नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश PCW में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि BSc नर्सिंग का जो एग्जाम है वो कंप्लीट हो चुका है और हम लोग जो है उस पेपर का जो सॉल्यूशन है वो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग जो है अपने आंसर की है ना वो प्रॉपर वे में चेक कर सकें और हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके नंबर बता सकें, ताकि हमें पता चले कि जो एस्टिमेटेड कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। ठीक है ना। तो आप लोग जो है इस फिजिक्स का पेपर जो है हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। केमिस्ट्री का पेपर जो है वो मैं डिस्कशन करा रहा हूं, तो एक बार आप फिजिक्स और केमिस्ट्री के कम से कम मार्क्स जोड़कर हमें बताएं कि कितने मार्क्स आप लोगों के आ रहे हैं। ठीक है ना। तो जिन्होंने फिजिक्स का वीडियो अभी तक नहीं देखा वो फिजिक्स का वीडियो पहले तुरंत जाके देख लें और अब हम जो है केमिस्ट्री के डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 34 है वो क्या कहता है हमारे सामने कि कौन सा जो है वो प्रबल लिगेंड नहीं है, विच इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। देखो, आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम है उपसंयोजक यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसमें आप लोगों ने एक सीरीज का नाम पढ़ा होगा जिसका नाम होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या नाम है? सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर आप लोगों ने एक टेबल पढ़ी होगी जिसमें टेबल के H2O के राइट साइड वाले एलिमेंट और H2O के लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट। H2O के जो राइट साइड वाले एलिमेंट होते हैं वो तो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और H2O के जो लेफ्ट हैंड वाले होते हैं वो होते हैं वीक लिगेंड, यानी दुर्बल लिगेंड, वीक लिगेंड। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग वाले जो होते हैं वो प्रबल होते हैं। तो वो कह रहा है कि इसमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं है। तो जब आप उसको सीरीज को ढंग से पढ़ेंगे तो उसमें सीरीज में H2O के राइट साइड में जो आते हैं वो आता है हमारा NH3, इसके अलावा हमारा आता है CO, इसके अलावा आता है CN। ये तीनों तो राइट साइड में आते हैं। लेकिन HCN जो है ना, HCN आइसोथायोसाइनाइड इसको हम कहते हैं, वो जो है H2O के इधर की तरफ आता है। इसका मतलब HCN जो है वो एक प्रकार से किससे काउंट होगा? वो वीक लिगेंड की तरह काउंट होता है। किसकी तरह काउंट होता है? वीक लिगेंड की तरह काउंट होता है। तो वो पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? B, यानी HCN जो होगा इसका आंसर हो जाएगा, जिसका हम कह रहे हैं थायोसाइनाइड। ठीक है, समझ गए मेरी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि निम्न में से जो है कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन के साथ क्रिया करेगा? देखिए सिंपल सा लॉजिक ये, सोडियम के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में क्रिया करेगा। देखो सिंपल सा लॉजिक क्या, जलीय विलयन में वह क्रिया करेगा जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ या अम्लीय सामर्थ्य ज्यादा होगी। अब आप देखेंगे अगर गौर करके तो यहाँ पर 1, 2 और 3, ये 3 तो एल्कोहल की कैटेगरी है, और जो लास्ट वाली है वो किसकी कैटेगरी है? फिनॉल की कैटेगरी है। सही है, ये तो है फिनॉल की कैटेगरी। अब अगर आप लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि फिनॉल और अल्कोहल के अंदर, फिनॉल और अल्कोहल में ज्यादा अम्लीयता जो होती है वो फिनॉल की होती है। कारण क्या पढ़ा होगा आपने? उसमें पढ़ा होगा कि फिनॉल के अंदर जो होता है वो अनुनाद होता है, या इसमें हमने पढ़ा होगा कि इसके अंदर रेजोनेंस होता है। तो रेजोनेंस या अनुनाद के कारण फिनॉल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या फिर जो अम्लीयता है वो ज्यादा होती है किससे? एल्कोहल से। ठीक है। अब वो कराए कि कौन सा यौगिक जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जलीय विलयन के साथ क्रिया करेगा। तो बेसिकली होगा ये कि जब आप फिनॉल जो है वो ज्यादा अम्लीय है, वो जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से उसकी रिएक्शन कराओगे तो होगा ये कि वो तुरंत प्रभाव से ONA बना लेगा। क्या बना लेगा? ONA बना लेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल रिएक्ट विद एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन? तो आंसर जो हो जाएगा CCH5। CCH5 का मतलब हो जाएगा बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? OH। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? फिनॉल। और बाकी जो सारे के सारे हैं वो एक प्रकार के एल्कोहल है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, तो आंसर हो जाएगा फिनॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट द हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन। देखें, कैटलिस्ट जो होता है ना वो किसी प्रकार की एंथैल्पी या किसी प्रकार की रिएक्शन में कोई परिवर्तन नहीं करता। कैटलिस्ट सिर्फ समय को कम करता है, या तो समय को बढ़ा देगा या समय को कम कर देगा। अभिक्रिया की एंथैल्पी से कैटलिस्ट का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए कौन कौन से दिए हुए? एक ऑप्शन जो दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है, एक ऑप्शन दिया हुआ है डिक्रीज, कम हो जाना, एक दे रखा है इंक्रीज, एक दे रखा है में इंक्रीज और डिक्रीज, और चौथा अपरिवर्तित। बिल्कुल सही है। कैटलिस्ट का एंथैल्पी से लेना देना बिल्कुल नहीं है, तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिमेन्स अनचेंज्ड। कैटलिस्ट जो है वो सिर्फ एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता रहता है, बाकी एंथैल्पी में जो है हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब से कैटलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अभिक्रिया एंडोथर्मिक हो एंडोथर्मिक रहेगी, जो अभिक्रिया एक्सोथर्मिक हो एक्सोथर्मिक रहेगी। कैटलिस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अगला कह रहा है कि किस क्रिस्टल जालक की संकुलन क्षमता पैकिंग एफिशिएंसी 68? सबसे इजी सा क्वेश्चन है। SCC, BCC और FCC में आपको पता है, मैंने बता रखा है, FCC की 74 होती है और BCC जो होता है वो कितना परसेंट कंटेन करता है? 68% जो होता है वो कंटेन करता है पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? BCC। कितनी होगी? 68% के आसपास होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में कौन सा मेथड यूज करते हैं? देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होती है ना, विद्युत जो हम कहते हैं, तो विद्युत जनरली हम लोग जिंक, कॉपर जैसी धातु के लिए विद्युत का यूज करते हैं हम लोग। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हुए कौन कौन से दिए हुए? ऑप्शन दिया हुआ है जिंक एंड कॉपर, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, मर्करी एंड जिंक। देखिए इसके लिए तो आप लोगों ने पढ़ा होगा डिस्टिलेशन किया जाता है। डिस्टिलेशन बोले तो आसवन,
ठीक है। इसके अलावा टाइटेनियम और जर्कोनियम के लिए आपने पढ़ा होगा बेसिकली वेपर फेज रिफाइनिंग यानी वाष्प अवस्था में निस्संदन, इसमें भी बेसिकली होता है, आपने पढ़ा होगा वॉन अर्कल प्रोसेस और मॉन्ड प्रोसेस। तो इसके लिए सही मेथड यूज करेंगे अपन वॉन अर्कल प्रोसेस, वॉन अर्कल विधि। इसमें जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए आपने पढ़ा होगा जोन रिफाइनिंग वगैरह यूज करते हैं। तो जिंक और कॉपर जो हो जाएगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड यूज फॉर प्यूरिफाइड द फॉलोइंग मेटल। बिल्कुल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो विद्युत अपघट्य होता है उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, जिंक और कॉपर का। इसमें मैं बता देता हूं, दो बातें होती हैं, एक होता है एनोड, एक हमारे पास होता है कैथोड। हम पढ़ते हैं कि एनोड जो होता है ना वो अशुद्ध धातु का होता है और कैथोड जो होता है वो शुद्ध धातु का होता है, ठीक है। इंप्योरिटी जो होती है एनोड की होती है, प्योरिटी जो है कैथोड की होती है, ठीक है। और हम लोग जो है विद्युत अपघट्य वही लेते हैं, जैसे अगर जिंक की अगर आपने रॉड ले रखी है तो जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, कॉपर की रॉड ले रखी है तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है ना। इतनी सारी बातों को हमने डिस्कस करने के बाद आंसर कौन सा निकाला हमने, ए, जस्ता और तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि निम्न में से कौन सा संगठित बहुलक नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडेंसेशन पॉलीमर। कंडेंसेशन का मतलब होता है जब बहुलक आपस में जुड़ते हैं ना तो कुछ ना कुछ निकालते हैं, कुछ रिलीज करते हैं, जैसे H2O निकाल सकते हैं वो लोग, इसके अलावा अमोनिया निकाल सकते हैं। तो कुछ ना कुछ जब निकलेगा तो वो संगठित होंगे। तो जब आप स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे ना, स्ट्रक्चर को, तो उसमें होता है नाइलॉन 66, इसके अंदर पानी निकलता है, ये एक संगठित बहुलक है। डेक्रोन में भी वाटर का मॉलिक्यूल निकलता है, मेलामाइन में भी निकलता है, लेकिन नियोप्रीन, बेसिकली नियोप्रीन के अगर आप बारे में डिस्कशन करेंगे तो नियोप्रीन जो होता है इसको हम कहते हैं संश्लेषित रबर। क्या कहते हैं, संश्लेषित रबर कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर कहते हैं इंग्लिश में हम लोग इसको। दूसरी चीज है इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई लॉस नहीं होता, कोई वाटर लॉस नहीं होता, कोई अमोनिया लॉस नहीं होता। और इसका मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इसको बोलते हैं 2-क्लोरो ब्यूटावंथ्रीडाइन, ये इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है, ब्यूटावंथ्रीडाइन, ये फुल फॉर्म होता है 2-क्लोरो। अगर मैंने यहां पर लिख दिया 2-मिथाइल तो वो बन जाएगा, फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा नेचुरल रबर, ठीक है ना। तो मेरे कहने का मतलब सीधा सा ये है कि इसके अंदर कोई लॉस नहीं होता वाटर का, तो जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, नियोप्रीन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो कहना चाह रहा है कि एक ट्रांजिशन तत्व का +3 ऑक्सीजन अवस्था है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है, क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आर्गन, और यहाँ लिखा हुआ है 3d5 और +3 अवस्था है। +3 अवस्था का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन वो निकाल चुका, इसका मतलब है मुझे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तो आर्गन हो जाएगा, आर्गन में आप लोगों ने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। अब 3 इलेक्ट्रॉन कैसे जोड़ेंगे वो समझ लीजिए। 3 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से जोड़ेंगे, 4s2 और 3d6 होएगा बेसिकली। तो विन्यास 18 इलेक्ट्रॉन इसमें हो जाएंगे, 18 2 इसमें हो जाएंगे और 6 उसमें हो जाएंगे। तो 18 और 2 20 और 6 26 हो जाएगा। और वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, आर्गन में 18 है, 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 और 2 20 और 23, और 23 में अगर आप 3 जोड़ेंगे तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 26। इसका मतलब है उस तत्व का परमाणु क्रमांक जो था ना 26 था, 26 होगा, जब 3 माइनस करेंगे तभी तो कितना आएगा, 23 आएगा ना। बात समझ में आ रही है। 18 और 5 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। तो सही आंसर जो जाएगा वो 26 वाला हो जाएगा, बिल्कुल सी वाला आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि द रिलेशन, क्या कह रहा है वो, कि द रिलेशन बिटवीन एजेस सेंटर ऑफ द क्यूब एंड रिलेशन बिटवीन बीसीसी क्रिस्टल के लिए कह रहा है। देखो एससीसी क्रिस्टल के लिए रिलेशन होता है R बराबर A/2 या फिर A बराबर होता है 2R। बीसीसी के लिए जो रिलेशन होता है वो हम पढ़ते हैं R बराबर होता है √3A/4, या ऐसी को हम पढ़ लेते हैं A बराबर 4R/√3, जैसा भी आप लिखना चाहें। और एफसीसी क्रिस्टल के लिए जो रिलेशन होता है R बराबर √2A/4 लिख सकते हैं, या फिर A बराबर हम लोग लिख सकते हैं 4R/√2, जैसा भी आपको क्लियर लग जाए। वो कह रहा है बीसीसी के लिए, तो ये बीसीसी के लिए लिखा हुआ है। देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन दिए हुए। A गलत हो गया, B भी गलत हो गया, C, और जो B लिखा हुआ है A बराबर 4R/√3। देखते हैं हमारे उससे मैच हो रहा है क्या। A बराबर 4R/√3 बिल्कुल सही है। बीसीसी के लिए क्या हो जाएगा हमारा, B आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। जबकि एफसीसी के लिए क्या होता है R बराबर √2A/4, आंसर बीसीसी के लिए आएगा तो बीसीसी के लिए B हो जाएगा। इसका आंसर भी कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीरो ऑर्डर के लिए सही यूनिट क्या होगी। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट निकालना है तो मुझे पता है कि K बराबर होता है मोल 1 - n लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। यहां अगर मैं n का मान 0 रखूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला क्या आएगा, K बराबर मोल 1 लीटर -1 और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, मोल अपॉन लीटर इनटू सेकंड, ये भी लिख सकता हूं। देखते हैं ऐसा कोई आंसर दिया हुआ है हमारे पास, मोल अपॉन लीटर अपॉन सेकंड। मोल सेकंड तो नहीं होगा, लीटर पहले आएगा, ये भी नहीं हो सकता, लीटर सेकंड। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, मोल प्रति लीटर सेकंड। क्या हो जाएगा, मोल प्रति लीटर, ठीक है, फिर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, आंसर हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह हम लोग बढ़ेंगे तो कह रहा है सबसे प्रबल अम्ल कौन सा होता है। देखो प्रबलता का जो क्रम होता है अम्लों का वो सीधा होता है, एक वर्ग के अंदर
अगर मेरे पास लिखा हुआ HF, मेरे पास लिखा हुआ HCl, मेरे पास लिखा हुआ HBr, मेरे पास लिखा हुआ HI, तो वर्ग के अंदर जो अम्लीयता का क्रम होता है वो ये होता है HI। मतलब कहने का मतलब है एक ही वर्ग में जनरली अम्लीयता जो होती है हाइड्राइड की वो बढ़ती है, जो अम्लीयता होती है वो बढ़ती है। तो HI की अम्लीयता सबसे ज्यादा होगी, तो आंसर जो हो जाएगा वो HI आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा HI। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया तीव्रता से क्रिया करेगा। देखिए सिस्टम ये होता है कि हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एल्काइल विल अंडरगो SN1 रिएक्शन। आपको ये पता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर बेसिकली इंटरमीडिएट जो होता है वो कार्बोकेटायन होता है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है यहाँ पर आप देखेंगे सभी में तीन ये वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ। अगर आपकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर दी हुई है CH3 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 और यहाँ पर दे दिया CH3, यहाँ दे दिया मैंने F। इसके अंदर लगाएंगे CH3 C CH3, यहाँ पर लगाएंगे CH3 और यहाँ लगाएंगे मेरे पास Cl। इधर लगाएंगे CH3 C CH3, यहाँ लगाएंगे फिर से CH3 और यहाँ लगाएंगे Br और यहाँ पर लगाएंगे हमारे पास CH3। इधर लगाऊंगा मैं CH3, इधर लगाऊंगा CH3, यहाँ लगाऊंगा I और यहाँ लगाऊंगा CH3। यहाँ पर होता है कि आयोडीन जो होता है ना इसका आकार बड़ा होता है, साइज बड़ा होता है, आकार जो होता है बड़ा होता है। आकार बड़ा होने के कारण मैं कहूंगा कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। लिविंग ग्रुप का मतलब होता है फटाफट निकलने वाला। तो आयोडीन जल्दी रिएक्शन, मतलब आयोडीन जल्दी निकलेगा तो जल्दी रिएक्शन देगा, इसलिए SN1 जो होगी आयोडीन वाले केस की ज्यादा होगी। जबकि है तो सारे के सारे 3 डिग्री, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, सारे 3 डिग्री है। जब सारे 3 डिग्री हो तो हम लिविंग ग्रुप से चेक करते हैं, जो लिविंग ग्रुप जल्दी निकलेगा वो जल्दी रिएक्शन देगा। तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा आंसर डी आ जाएगा। इसका मतलब आंसर ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम क्या होगा। तो बेसिकली IUPAC नेम अगर मैं करूंगा तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ आएगा CH2, इधर आएगा NH और यहाँ आएगा CH3। जब इसका मैं नाम लिखूंगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ से नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3, इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, फिर क्या आएगा मेरे पास प्रोप, फिर आएगा मेरे पास 2, फिर आएगा इन और फिर आ जाएगा एमीन 1 एमीन या फिर एमीन 1 एमीन। ये इसका नाम होगा। देखते हैं इससे मैच हो रहा है क्या। एन मिथाइल एक ही ऑप्शन है क्या? हाँ बिल्कुल एक ही ऑप्शन है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। एन मिथाइल, देखिए एक ही ऑप्शन में एन मिथाइल, तो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। जिंगला-नाटा उत्प्रेरक क्या होता है आपको पता होगा। जिंगला-नाटा उत्प्रेरक ये होता है C2H5 का 3, यहाँ आता है Al प्लस यहाँ पे आता है TiCl4। इसको हम कहते हैं ट्राई इथाइल, इसको हम कहते हैं ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस यहां लगाते हैं हम टेट्राक्लोरो टाइटेनियम, टेट्राक्लोरो टाइटेनियम। ये जिंगला-नाटा रिएजेंट होता है। तो ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम बिल्कुल दिया हुआ है। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम आंसर हो जाएगा ए, ये जिंगला-नाटा रिएक्शन का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एल्यूमिनियम थर्मो प्रोसेस में एल्यूमिनियम किसकी तरह बिहेव करता है। एक प्रोसेस होता है जिसको अपन कहते हैं थर्माइट अभिक्रिया या थर्मिट अभिक्रिया। थर्माइट अभिक्रिया में यह अभिक्रिया होती है, मैं अगर अभिक्रिया लिखूंगा Al प्लस एलम है ना, जिंक्रो आई, ये मैं अभिक्रिया लिख रहा हूँ Fe2O3। इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया Al, एक मिनट रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ दोबारा से Al प्लस Fe2O3। जैसा कि आपको पता है कि रिएक्टिविटी सीरीज सक्रियता श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो लिथियम, पोटेशियम, बेरियम है ना, एल्यूमिनियम आता है, एल्यूमिनियम के बाद आयरन आता है। तो एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता जो है वो आयरन से ज्यादा होगी, एल्यूमिनियम की क्रियाशीलता ज्यादा होगी। इसका मतलब एल्यूमिनियम आयरन को रिप्लेस कर सकता है। इसका मतलब ये बनाएगा Al2O3 प्लस ये बनाएगा क्या, Fe बनाएगा। यहाँ पर एल्यूमिनियम की अवस्था 0 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम की अवस्था +3 है। इसका मतलब ये कह सकता हूँ कि एल्यूमिनियम जो है वो Al से Al+3 बन गया। इसका मतलब x बराबर 0 से x बराबर 3 हो गया। इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई। ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ गई तो मैं कहूंगा कि ये ऑक्सीकरण हो गया। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हो गया। और आपको पता है कि जिसका खुद का ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, अपचायक। अपचायक बोल दो या रिड्यूसिंग एजेंट बोल दो, बात एक ही है। अपचायक या इसी को हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट भी कहते हैं, एक ही बात है। तो देखते हैं कौन सा आंसर आएगा, अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात है, एक अपचायक की तरह व्यवहार करेगा या फिर अ रिड्यूसिंग एजेंट। क्या लिखेंगे हम, अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी हमारे पास जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा इसका। कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। जंग का सूत्र क्या है, सिंपल सा सूत्र होता है जंग का Fe2O3 डॉट होता है XX2O। ये एक जंग का सूत्र होता है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है Fe2O3 डॉट XX2O, Fe2O3 डॉट XX2O। आगे कह रहा है कि डिटॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। डिटॉल जो होता है वो टर्पिनॉल और क्लोरोजाइनिनॉल से बनता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं जब मैंने पैरामेडिकल पेपर सॉल्व कराए थे। किससे बनता है डिटॉल, टर्पिनियोल
और क्लोरोजाइलिनॉल से जो होता है वो डिटॉल बनता है, क्लोरोजाइलिनॉल से डिटॉल बनता है। आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इवन मैंने इसकी स्ट्रक्चर भी बनवा रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर डेल्टा ओ का मान, ये इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए ये कह रहा है कि अगर डेल्टा ओ का मान पी से ज्यादा है तो बेसिकली देखो इस केस में क्या होता है, दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन होती है कि जब डेल्टा ओ लेस देन पी हो, इसको पेयरिंग एनर्जी बोलते हैं या युग्मन ऊर्जा कहते हैं। और दूसरी कंडीशन होती है डेल्टा ओ ज्यादा हो पी से। जब डेल्टा ओ ज्यादा होता है पी से तो इस केस में युग्मन हो जाता है। अब युग्मन कैसे होगा, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, युग्मन होगा या मैं कह सकता हूं कि पेयरिंग होगी। इंपॉर्टेंट बात है कि पेयरिंग कैसे होगी, तो सिंपल सा लॉजिक ये देखिए, सुनिए मेरी बात। किसके लिए निकालना है मेरे पास, ये निकालना है D4 के लिए। तो देखो ये मैंने 1 2 3 4 1 2 3 4, आपको पता है कि ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। नीचे की तरफ 3 कक्षक जाते हैं जिसको हम कहते हैं T2G, ऊपर की तरफ 2 कक्षक जाते हैं जिसको हम कहते हैं EG। 4 भर रहा हूं मैं, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। अब क्या होगा देखिए, वो कह रहा है कि डेल्टा O का मान ज्यादा है P से, इसका मतलब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा। नीचे की तरफ आ जाएगा तो T2G में जो 3 इलेक्ट्रॉन थे वो 4 हो जाएंगे और EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0। तो सही कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G की पावर तो हो जाएगा 4, EG की पावर हो जाएगा 0। देखते कोई आंसर, T2G की पावर 4 EG की पावर 0, बिल्कुल सही है, बी आंसर हो जाएगा इसका। बात समझ में आ गई ना। अगर ऐसा नहीं होता, उल्टा होता, तो फिर मैं पेयरिंग नहीं करवाता। अभी सीधा है तो मैं क्या कर दूंगा, T2G EG की पावर 0, आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि पास्चराइज्ड दूध को स्थिर करने वाला कारक क्या होगा, तो दूध को इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो उसको करता है कैसीन। कैसीन आप लोगों ने पढ़ा होगा, बच्चों वगैरह में भी कुछ ऐसा कोई रोल देखता है मैंने कैसीन का। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है मिल्क के अंदर वो कौन होता है, कैसीन होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, या फिर साम्य अवस्था पर। देखो नाम से क्लियर हो गया, साम्य अवस्था पर। साम्य अवस्था बोल दिया ना तो बात ही खत्म हो गई, सब कुछ इक्वल होगा, सब कुछ इक्वल होगा। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि जो है ना वाष्पशील की जो द्रव होगी, वाष्पशील की वो क्रिस्टलीकरण की द्रव के बराबर होगी, क्योंकि साम्य अवस्था बोल दिया, साम्य अवस्था में सब कुछ बराबर हो जाता है। तो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला बोल रहा है लेस देन रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी क्रिस्टलाइन दर से कम, नहीं। क्रिस्टलाइन दर से अधिक, नहीं। शून्य, नहीं। क्रिस्टलाइज के दर के बराबर, बिल्कुल सही बात है। साम्य अवस्था का मतलब सब कुछ बराबर, सब कुछ बराबर, साम्य अवस्था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास, डी। इसका भी आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास इस तरीके से कर रहे हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कि इसमें से कौन सा मॉलिक्यूल जो होता है वो एग्जिस्ट करता है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि जीनोन जो होता है, आपने पढ़ा होगा कि अक्रिय गैसें सामान्यतः क्रिया नहीं करती, लेकिन जीनोन के कुछ यौगिक जो होते हैं वो सामान्यतः यौगिक बनाते हैं। और जीनोन के यौगिक तभी बनेंगे जब जीनोन या तो ऑक्सीजन से विक्रिया करता है या फिर फ्लोरीन से विक्रिया करता है। तो जीनोन के इसलिए यौगिक संभव है, XeO3 संभव है, इसके अलावा XeOF2 संभव है। तो मतलब जीनोन के बहुत सारे यौगिक संभव है, लेकिन इसके अलावा कोई भी अक्रिय जो गैस होती है वो क्रिया नहीं करती है। तो मैं ये कहूंगा कि नियोन जो होता है ना वो किसी प्रकार से कोई क्रिया नहीं करती, तो NeF2 किसी प्रकार का यौगिक नहीं बनाता। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए, कहता है कि लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी। तो जनरली मैं बता चुका हूं और काफी बार बता चुका हूं कि लेंथेनॉइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो +3 होती है। कौन सी होती है, +3 होती है। तो आंसर जो हो जाएगा वो सी आ जाएगा। इसका भी आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और अगला जो प्रयास है वो कह रहा है कि जीरोफिथेल्मिया। देखें जीरोफिथेल्मिया जो होता है ना कॉर्निया से संबंधित बीमारी होती है, और कॉर्निया जो होती है आंखों से संबंधित बीमारी होती है। और आंखों से संबंधित बीमारी के लिए हम लोग एक ही बात पढ़ते हैं, विटामिन ए। कौन सा, विटामिन ए। विटामिन ए आपको पता है रतौंधी होता है, बहुत सारी बीमारी होती है आंखों के संबंधित। तो विटामिन, अगर किसी इंसान को जीरोफिथेल्मिया है तो उसको कौन सी प्रॉब्लम है, उसको विटामिन ए की प्रॉब्लम है। ठीक है, क्योंकि आंखों से संबंधित रोग होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। कह रहा है कि फिनोल किससे कम अम्लीय होता है। देखिए अगर मैं इसकी एक अम्लीयता का क्रम निकालूंगा तो सबसे पहले आएगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। मैं बता चुका हूं इसके बारे में, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के बारे में। OH और NO2 सबसे पहले आएगा, क्योंकि यहां पर -M भी प्रभाव लगेगा, -I प्रभाव लगेगा। उसके बाद मेरा जो आने लगेगा वो फिनोल आने लगेगा। उसके बाद हम लोगों का आने लगेगा कौन सा, ये आने लगेगा हमारा मिथाइल, ऑर्थो मिथाइल फिनोल। तो ये हो जाएगा ऑर्थो मिथाइल फिनोल। उसके बाद हमारा आने लगेगा कौन सा, मिथॉक्सीफिनॉल। और फिर आएगा हमारा कौन सा, फिर आ जाएगा प्रोपेनॉल। मतलब फिनॉल की कैटेगरी पहले आएगी और अल्कोहल की कैटेगरी बाद में आएगी। वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिनॉल किससे कम अम्लीय है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों का आंसर मिलेगा, फिनॉल सभी से ज्यादा अम्लीय है। देखें ये लास्ट में आ रहे हैं,
फिनॉल सभी से ज्यादा अम्लीय है लेकिन इसको छोड़कर, क्योंकि ये फिनॉल से भी ज्यादा अम्लीय है। कारण क्या है, क्योंकि NO2 जो होता है वो माइनस M इफेक्ट लगाता है, माइनस I इफेक्ट लगाता है, तो फिनॉल सभी से ज्यादा अम्लीय है, केवल किसको छोड़ के, इस फर्स्ट वाले को छोड़ के। और फर्स्ट वाले का नाम क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल फर्स्ट वाले का नाम हो जाएगा। तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, हमारा आंसर हो जाएगा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द सिस्टम दैट फॉर्म्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये तो याद करने वाला एग्जांपल है, आपको पढ़ा होगा कि मैक्सिमम एजियोट्रोप का मतलब होता है अधिकतम स्थिर क्वाथी, और अधिकतम स्थिर क्वाथी जो होते हैं वो राउल्ट के नियम से मिनिमम डेविएशन शो करते हैं, अगर आप लोगों को पता होगा। मिनिमम डेविएशन का मतलब है न्यूनतम विचलन। इसका सीधा सा एग्जांपल होता है एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, इसका भी आंसर हो जाएगा एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब इसका डिस्कशन हम करेंगे किसी टाइम पे जब हम क्लासे लेंगे, तो एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नेम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विच इज यूज्ड फॉर फ्यूल सेल। देखिए अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, NaOH और KOH भी है। जब NaOH और KOH में, देखो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते बच्चे, ये दोनों NaOH और KH। जब NaOH और KH में हमको सेलेक्ट करना हो तो सबसे अच्छा फ्यूल सेल के अंदर बताया गया KOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा सबसे सही होगा। कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फ्यूल सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं KOH। ये ज्यादा बेटर पूछा गया तो KOH ही ज्यादा आंसर हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। को कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट विल हैव द मैक्सिमम कोगुलेशन वैल्यू। एक सिंपल सा लॉजिक है, आपने पढ़ा होगा हार्डी-सुलजे का नियम। हार्डी-सुलजे का नियम में कहता है कि जिसके पास आवेश ज्यादा होगा ना, आवेश चार्ज, आवेश ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन पावर भी ज्यादा होगी। ये हार्डी-सुलजे ने कहा था। अब हम लोग देखते हैं, पहले वाले में Cl माइनस आवेश है, दूसरे वाले में SO4 -2 आवेश है, तीसरे वाले में S -2 आवेश है, और चौथे वाले में PO4 -3 आवेश है। हार्डी-सुलजे कहता है कि जिस पर आवेश का परिमाण ज्यादा होगा उसकी कोगुलेशन पावर, स्कंदन की दर भी सबसे ज्यादा होगी। इसका मतलब सही आंसर जो जाएगा वो D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, D। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है कि निम्न में से किसमें अम्लीयता का क्रम सही नहीं है। देखिए अम्लीयता का क्रम जनरली क्या क्या होता है समझिए ध्यान से। पहले वाला चेक करते हैं, HClO4 HClO3, इसमें होता है ये HClO4 HClO3 और HClO। सबसे पहले आप अम्लीयता चेक करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था से। किससे चेक करेंगे, ऑक्सीकरण अवस्था से। तो इसकी देखेंगे +7, इसकी देखेंगे +5, इसकी देखेंगे +3 के आसपास, +3 नहीं +1 के आसपास आएगी, +7 +5 +1। तो जिसकी ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था उसकी अम्लीयता भी सबसे ज्यादा। तो पहला ऑर्डर तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, मतलब ये तो नहीं हो सकता आंसर, वो नहीं पूछ रहा है तो ये तो नहीं हो सकता। फिर आगे दिया हुआ HF, इसके बाद दिया हुआ है किस पे, H2O पे, और फिर दिया हुआ NH3 पे। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अम्लीयता जो होती है, अम्लीयता वो सीधे समानुपाती होती है विद्युत ऋणता से। यानी जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, जितनी ज्यादा उतनी ज्यादा ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो पता है फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है। तो दूसरे वाले के लिए जो हमारा ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा HF, उसके बाद क्या हो जाएगा H2O, फिर हो जाएगा NH3। तो ये भी सही है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। अगले वाले के लिए देखेंगे तो HiO4 लिखा हुआ है, HbRO4 लिखा हुआ है, और हमारा लिखा हुआ है H। ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया कि जिसकी जितनी ज्यादा विद्युत ऋणता होती है उसकी अम्लीयता ज्यादा होती है। तो सही ऑर्डर ये वाला होना चाहिए, लेकिन ऑर्डर ने उल्टा दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से सही आंसर जो जाएगा वो C हो जाएगा, इसका भी आंसर C हो जाएगा। इसका मतलब करेक्ट आंसर जो जाएगा वो C हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर रिमूविंग बटर। देखिए आप लोगों ने P ब्लॉक में पढ़ा होगा, तो गंदगी हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं या क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, या तो क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, या ये बेसिकली एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं। तो काफी सारे प्रोसीजर इसमें, सही आंसर लेकिन क्लोरोफॉर्म होगा, ये बात फैक्ट है। ठीक है, अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा जैव अपघटनीय बहुलक है, विच वन इज द बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। देखो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर दो होते हैं, एक तो आप लोगों ने पढ़ा होगा नायलॉन 2 और नायलॉन 6। एक तो होता है नायलॉन 2 नायलॉन 6, और एक हमारा जो होता है PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइल को पॉलीहाइड्रोक्सी वेलर। तो ये दोनों जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं। देखता है इनमें से कोई आंसर दिया हुआ है, ब्यूना S नहीं होगा, नायलॉन 6 भी नहीं होगा, नायलॉन 6 भी नहीं होगा, हाँ नायलॉन 2 और नायलॉन 6 हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा हमारा C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, देखिए Which of the following is an example of Vis dihalite। मुझे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, पता नहीं क्यों, क्योंकि कारण इसका ही है। विस का मतलब क्या होता है, जब अगल बगल के कार्बन से हाइड्रोजन हटे, हाइड्रोजन लगे। जब अगल बगल के कार्बन पर हाइड्रोजन होता है उसको हम कहते हैं विस डाइहालाइट। अगर एक एक करके मैं ऑप्शन चेक करता हूं, अगर मैं ऑप्शन चेक करूंगा, पहले लिखा हुआ है एलाइल ब्रोमाइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और Br, CH2 Br, ये तो हो जाएगा एलाइल ब्रोमाइड। तो इसमें तो हाइड्रोजन ही एक है, इसका मतलब ये तो गलत हो जाएगा।
डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो मतलब का मतलब हो जाएगा CH2Cl2, इसमें एक ही कार्बन पे दो हैलोजन है, इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ विच डाइहैलाइड का मतलब होता है जब अगल बगल के कार्बन पे हैलोजन हो। इन दोनों में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, कारण ये है क्योंकि इथाइलिन क्लोराइड की जो स्ट्रक्चर होती है ना वही होती है इथाइलिन ब्रोमाइड की, CH2 Br और यहाँ पर भी आएगा Br, ये इथाइलिन ब्रोमाइड है। आप देखेंगे इसमें अगल बगल के कार्बन पे हैलोजन लगा हुआ है। और दूसरा लिखा हुआ 1,2 डाइब्रोमोइथेन, तो 1,2 डाइब्रोमोइथेन इथाइलिन ब्रोमाइड और 1,2 डाइब्रोमोइथेन, तो ये भी तो 1,2 डाइब्रोमोइथेन ही है। तो मुझे लग रहा है कि इस थोड़ा प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है कि इस क्वेश्चन में बी और डी में थोड़ा प्रॉब्लम है। अब इसको तभी माने जाएंगे जब सही आंसर की आ जाएगी, जहां तक मुझे लग रहा है इसमें प्रॉब्लम है। ये होना चाहिए था इथिलीन तो, लेकिन ये दिया हुआ इथाइलिन, तो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम है। देख लेना, इसको देखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसके अंदर कार्बन बंद नहीं बनाता? तो वुड्स रिएक्शन में आपको पता है कार्बन कार्बन बंद बनता है। रीमर टीमर रिएक्शन में भी कार्बन कार्बन बंद बनता है क्योंकि इसमें बनता है OH और CHO बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। फिटिंग रिएक्शन के अंदर भी कार्बन कार्बन बंद बनता है, जैसे अगर मैं ये बनाऊंगा बेंजीन के साथ CH3 तो ये भी बनेगा। लेकिन कैनिजेरो रिएक्शन में कोई भी कार्बन कार्बन बंद नहीं बनता क्योंकि कैनिजेरो रिएक्शन एक प्रकार की विषम अनुपातन या डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन होती है। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो कैनिजेरो रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेट्राहाइड्रल? देखो SiCl4 संकरण sp3 है, लोन पेयर 0 है, टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। SO4-2 संकरण sp3 है, लोन पेयर 0 है, ये भी टेट्राहाइड्रल हो जाएगा। इसके अलावा NH4+ इसमें भी लोन पेयर 0 है और संकरण sp3 हो जाएगा। SF4 के अंदर संकरण अगर आप चेक करेंगे तो SF4 में संकरण आ जाएगा हमारा कितना? sp3d आएगा। इसका मतलब ये टेट्राहाइड्रल नहीं है, इसका मतलब आंसर जो जाएगा कौन सा हो जाएगा? SF4, हमारा कौन सा हो जाएगा? SF4। चलिए, तो ये पेपर जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन है, मतलब जो मैंने आंसर करवाया वो लगभग सारे सही हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, बाकी एक्यूरेसी बहुत हमने अच्छी रखी है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब अगर एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे होता है तो देखिए वो फिर आंसर की आएगी, उसके बाद डिसाइड करेंगे। बाकी हम लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए और हमें बताइए कि कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि क्या कट ऑफ आती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।